ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, एक तेज आंख की तरह टिमटिमाती धीरे धीरे आग बनती हुई। मंगलेश डबराल की लिखी कविता है, प्रकृति की संवेदनशीलता पर बात करती हुई कविता है। हम भी आज इसी विषय को केंद्र में लेते हुए बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं और बेतहाशा भीड़ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चुनाव पर भी बात करेंगे और राजस्थान के झुंझुनू में हुए लिफ्ट हादसे की बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए और सुनिए दिन के ये दो सबसे चर्चित चुनावी बयान। अब दूसरी बार नवीन बाबू नहीं आने वाले हैं। ओडिया सरकार, ओडिया जनता ने उनको बाय बाय टाटा कह दिया है। बाय बाय टाटा कह दिया। नवीन बाबू की जरूरत नहीं है। यहां अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने वाला है। ये नवीन बाबू को लगता है आयुष्मान भारत से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, मगर चिंता मत करो। 1 तारीख को नवीन बाबू जा रहे हैं और कमल आ रहा है। मैं क्लियर कर दूं, हमारा दिल्ली में इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस लोकसभा क्षेत्र से चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल जी खड़े हुए हैं। इनको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी का दूसरे नंबर पे बटन है पंजे का। यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे तो झाड़ू नहीं मिलेगा। तो झाड़ू वालों को भी बता दूं, पंजे पे इस बार पंजे पे दबाना है। तो अगर आप सारे जने मिलके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जी को जिता दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा, और आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी 15 मई को 2 जनसभाएं की, दोनों दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए केजरीवाल ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से प्रत्याशी उदित राज के समर्थन में रोड शो किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में रहे। बड़े बयानों और नेताओं की जानकारी के बाद अब शुरू करते हैं बड़ी खबर पर बात। चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए जो एक बेस कैंप जैसा पॉइंट है वो है हरिद्वार। ज़्यादातर लोग हरिद्वार तक बस या ट्रेन से पहुंचते हैं और फिर वहां से लोकल कन्वेंस लेकर के आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग तक पहुंचते हैं। ये दूरी करीब 170 किलोमीटर की है और इसे तय करने में करीब 5 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ जाएंगे तो आपको 1-1 किलोमीटर खिसकने में सुबह से शाम और फिर शाम से फिर सुबह हो सकती है। इस रूट पर 13 मई से जाम लगना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे और सघन होते हुए 40 से 50 किलोमीटर लंबा हो गया है। भयंकर भीड़ इन रास्तों पर उमड़ रही है क्योंकि चार धाम यात्रा चल रही है। 10 मई से उत्तराखंड में ये यात्रा शुरू हुई है। यात्रा हर साल होती है, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ गई है। कितनी ज़्यादा, नंबर्स से समझिए। 10 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक 1,26,306 लोग तो सिर्फ केदारनाथ पहुंचे हैं। पूरी चारधाम यात्रा की बात करें तो अब तक 2,76,416 लोग यहां पहुंच चुके हैं। यात्रा नवंबर तक चलेगी। 2023 में भी मई से नवंबर तक चली थी, तब करीब 55 लाख लोग यहां पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा 1.5 गुना तक बढ़ता नजर आ रहा है अभी तक के हिसाब से। अब तक 27 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और करीब 1.5 लाख ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग के हवाले से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 28 मई तक यमुनोत्री में 12,045 और गंगोत्री में 13,670 यात्री ही पहुंचे थे। लेकिन इस बार का हाल देखिए, 14 मई को एक दिन में ही 27,000 लोग यमुनोत्री पहुंच गए। पिछले साल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे, केदारनाथ के 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को खुले थे। तब यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में 52,000 लोग ही पहुंचे थे। इस बार 5 दिन में करीब 1.5 लाख लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इस साल इतनी भीड़ क्यों आ रही है?
इसका पहला जवाब तो यह है कि इस साल ही अचानक से भीड़ नहीं बढ़ी है। भीड़ कोविड-19 के बाद से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया और इस साल बूम आ गया। 2022 में भी करीब 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बेतहाशा भीड़ और प्रतिकूल मौसम के बीच 80 से अधिक लोगों की यात्रा के दौरान मौत हो गई थी उस साल। 2023 में भी, जैसा अभी हमने ऊपर बताया, 55 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 2023 में 100 से भी ऊपर चला गया था। और इस साल यात्रा में अब तक 10 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इनमें से 3 ऐसे थे जिन्होंने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया, 4 ऐसे थे जिनको डायबिटीज़, बीपी या अन्य गंभीर बीमारियां थीं। भीड़ बढ़ने के कुछ कारण अहम हैं। चार धाम यात्रा आस्था का केंद्र तो है ही और अधिकतर लोग इसी नाते यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ट्रैकिंग और टूरिज्म के सेंटर के तौर पर यहाँ लोगों का आना बढ़ा है, खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ में। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन कराते समय कभी लोगों को स्पेसिफिक डेट नहीं दी जाती। माने आपने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा तो लिया, तो अब कपाट खुलने से लेकर के बंद होने तक आप उस बीच में कभी भी जा सकते हैं। धैर्य इन मामलों में चलता नहीं है, आस्था का मामला है, लिहाजा एक बड़ा वर्ग कपाट खुलते ही यात्रा प्लान कर लेता है और व्यवस्थाएं धड़धड़ाकर गिर जाती हैं। इन कारणों पर विस्तार से बता रहे हैं जानकार। दौर में पिछले 5-7 सालों में पर्यटन को लेकर के लोगों की जिज्ञासा, लोगों की रुचि बढ़ी है। और ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री जो धाम हैं, इनकी कनेक्टिविटी भी ठीक हुई है, मतलब सड़कों की हालत भी थोड़ा सा ठीक हुई है। और दूसरा जो प्रचार तंत्र है वो भी काफी उसका विस्तार हुआ है। और लोगों के जब जब से सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ा है, तब से लोगों के अंदर ये जो होड़ है कि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और सोशल मीडिया के जरिए अपने वहां पहुंचने की खबर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो वो भी जो है एक कारण माना जा रहा है। क्योंकि केदारनाथ में तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, उनकी जो तादाद है वो ज्यादा उसको बढ़ाने में ज्यादा वो दिखाई देती है। बाकी कनेक्टिविटी अपनी जगह है, प्रचार अपनी जगह है। वो अन्यथा जो है, जो ये तीर्थ हैं, धाम है, तो मुख्यतया तो ये आस्था की वजह से एक खास उम्र के बाद ही लोग वहां जाना पसंद करते थे। यानी कि एक उम्र के बाद जब लोगों को लगता है कि अब हमको दर्शन करने चाहिए, ये यात्रा करनी चाहिए, तो उस उम्र में जाते थे। लेकिन अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा लोग, ज्यादातर युवा लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। जबकि युवाओं का जो डेस्टिनेशन होना चाहिए वो पर्यटक स्थल होने चाहिए, लेकिन जो है युवाओं का वहां पहुंचना ही दिखाता है कि जो सोशल मीडिया की जो पहुंच है, उसका जो प्रचार है, उसने जो है इस भीड़ को इस तरफ ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है। अब अव्यवस्थाएं देखिए। केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री के रास्ते पर चलेंगे तो आपको काफ़ी दूर तक एक और पहाड़ दिखते रहेंगे और दूसरी तरफ खाई। बीच में इस समय गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। सड़क किनारे ही लोग पस्त होकर के बैठे लेटे नजर आने लगेंगे। न खाने का ठिकाना है, न रुकने का। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पानी की 20 रुपए वाली बोतल 50 रुपए तक में बिक रही है। सड़क किनारे बने सुलभ शौचालय इस्तेमाल करने के लिए 100 रुपए तक लिए जा रहे हैं। हजारों लोगों ने आगे की यात्रा स्थगित कर दी है और यहीं से लौटने की तैयारी कर ली। 4 बजे मनेरी से निकले और हम अब पहुंचे यहाँ गंगोत्री में। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर चीज में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात होगी जाम में। पहला तो अब व्यवस्था यही है कि लोग जो जितनी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं, जिस संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, उस संख्या के लिए वहां जो है जगह नहीं है। यानी कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। जितनी क्षमता उन धामों की नहीं है, उन जगहों की नहीं है, उस क्षमता से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो पहली चीज तो यह है। उसके अलावा दूसरा जो है, जो जाम लग रहा है, इसकी वजह से जो ज्यादा लोग जब पहुंच रहे हैं तो उसकी वजह से सड़कों में वहां जो रास्ते जो पहुंचने के हैं, वहां घंटों घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। जब वहां लोग पहुंच जा रहे हैं तो दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि 6,000 लोगों की
क्षमता है कि जो ठीक ठाक तरह से वहाँ दर्शन कर सकते हैं, या जिनको एकोमोडेट वहाँ किया जा सकता है, जो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन जब 15,000 20,000 लोग एक समय पहुंच जाएंगे, 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोग, तो निश्चित तौर पर वो दर्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक से उनके भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक से उनके आवास की व्यवस्था नहीं होगी। तो ये सब चीजें होंगी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं कि पिछले केवल 3 दिन के 4 दिन के अंतराल में ही 11 लोगों की, ये प्रशासन की सूचना के अनुसार 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो वो क्या हो रहा है कि दिल्ली से या शहरी जगहों से एकदम से आदमी जब पहुंच रहा है 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 फीट की ऊंचाई पर, एक दिन में 2 दिन में पहुंच जा रहा है, तो वो जब उस वातावरण से उस क्लाइमेट से क्लाइमेटाइज नहीं हो पा रहा है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, एक तरफ लोग सड़कों पर जहां तहां फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के पास के होटल खाली पड़े हुए हैं क्योंकि लोग होटलों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। होटल वालों का भी एक पीक सीजन है, इस समय कमरे खाली रह जाना उनके लिए नुकसान है और इसी वजह से होटल वालों ने भी 15 मई से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये भी जान लेते हैं कि अभी की परिस्थितियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन क्या कर रहा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि अलग अलग जगहों पर हेल्प सेंटर बनाए जा रहे हैं। सीसीटीवी फीड के जरिए गंगोत्री, यमुनोत्री और यात्रा मार्गों की निगरानी की जा रही है। हजारों गाड़ियों को फिलहाल गंगोत्री रूट से पहले ही रोक दिया गया है और 2 दिन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए हैं। 15 मई को मुख्यमंत्री की सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी उत्तरकाशी पहुंची हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस बारे में क्या कहना है वो भी सुनिए। केदारनाथ की यात्रा पैदल यात्रा होती है। अभी 2 दिन पहले कपाट खुले हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु वहां पहुंच गए, यमुनोत्री में पहुंच गए और आज बद्रीनाथ जी के कपाट प्रातःकाल खुले हैं भगवान बद्री विशाल के, तो वहां भी बड़ी संख्या है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसको कर लिया जाए और जो अनावश्यक रूप से, चूंकि कठिन यात्रा है, इस यात्रा में सबको सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये भगवान का काम है और राज्य सरकार हो, राज्य का प्रशासन हो, तीर्थ यात्री हो, श्रद्धालु, पर्यटक, सभी लोग चाहते हैं कि यात्रा में अपना सहयोग करें। और अब समाधान की बात कि क्या उपाय हो सकते हैं। पहला तो यही कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही सबको तारीख दी जाए, डेट दी जाए कि आप फला तारीख को ही दर्शन के लिए आ सकते हैं। बेहतर क्राउड मैनेजमेंट का ये सबसे मुफीद तरीका है। हाँ, जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो धामों में अगर 5,000, 6,000 लोगों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, उतने ही लोगों को वहां पहुंचना दिया जाए। यानी कि नियंत्रित किए जाने की जरूरत है इस भीड़ को। और इस भीड़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जब जो है रजिस्ट्रेशन में पता चल जा रहा है कि जैसे इस बार अभी तक जो सरकार कह रही है कि 26 लाख से ज्यादा, 26,09,000 या 75,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गए हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो यानी कि 27-28 लाख लोगों का आपको पता है कि ये लोग आने वाले हैं। तो इनको कैसे हम किस तरह से वहां पहुंचाएं, तो उसके लिए हरिद्वार में, ऋषिकेश में यात्रा के तमाम जो पड़ाव के स्थल हैं वहां हम लोगों को बांट सकते हैं कि एक दिन आप हरिद्वार ऋषिकेश में रोक सकते हैं, उसके आगे रोक सकते हैं, उसके आगे रोक सकते हैं और इस तरह से नियंत्रित करते हुए हम लोगों को वहां पहुंचा सकते हैं। एक तो ये जो चीज है वो की जा सकती है। उसके लिए जो है, और आपके पास आज के दिन पर तो नेटवर्क है, ये बहुत सारे सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब आपके पास हैं जिनके जरिए आप इन सारी व्यवस्थाओं को बना सकते हैं। लेकिन जरूरत वही है कि आप सरकार का कंसर्न उसमें वो गंभीरता हो और प्रशासन की जो यात्रा व्यवस्था को देखने के लिए हमारे पास एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था हो, तभी हम जो है इस पूरी व्यवस्था को ठीक से कर पाएंगे। इस दिशा में एक उपाय ऑल वेदर रोड से भी होकर के निकल सकता है। ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे उत्तराखंड के 4 धाम को आपस में हाईवे के जरिए जोड़ने की योजना है। करीब 889 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा किए जाने का प्रोजेक्ट है। इनकी मरम्मत की जा रही है, हाईवे में बदला जा रहा है। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, बाद में इसे 4 धाम प्रोजेक्ट कर दिया गया। इसमें आने और जाने दोनों तरफ डबल लेन सड़कें बनाई जाएंगी। पुरानी सड़कों को ठीक भी किया जाएगा। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है वहां पर चौड़ाई बढ़ा करके 12 मीटर तक की जाएगी। सितंबर 2023 तक इसका काम 70% पूरा बताया गया था। प्रोजेक्ट में एक मुख्य सड़क है जिस पर आगे बढ़ने के साथ 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं जो चारों धाम को जाते हैं। ये सड़क ऋषिकेश से शुरू होकर उत्तर दिशा में माना नाम के गांव तक जाती है।
पहला रास्ता ऋषिकेश से निकलेगा जो धारासू नाम की जगह तक जाएगा। जो दूसरा रास्ता है वो धारासू से एक और रास्ता यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री के लिए जाएगा। तीसरा ये रास्ता भी ऋषिकेश से शुरू होगा और रुद्रप्रयाग तक जाएगा। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ के लिए गौरी कुंड तक निकल जाएगा। चौथा रुद्रप्रयाग से एक रास्ता आगे बद्रीनाथ के लिए माना गांव तक जाएगा। क्या ये प्रोजेक्ट पूरा होने से चारधाम यात्रा का लोड बेहतर तरीके से मैनेज हो पाएगा? हमने पूछा जानकारों से। जो ये चारधाम यात्रा मार्ग है, कुछ जगहों पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो ये 60-70% इसका काम हुआ है, लेकिन जो गंगोत्री यमुनोत्री वाला जो रूट है उसमें जो है ये अभी 50% के लगभग इसका काम हुआ होगा। तो लिहाजा एक तो अगर वो बन भी जाए, माना पूरी भी हो जाए, तो भी जो है इतनी संख्या में जब लोग आ जाएंगे तो वो ऑल वेदर रोड भी या चारधाम यात्रा मार्ग भी उस भारत क्षमता को वहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि सड़क तो जरूर चौड़ी हो जा रही है, लेकिन उस सड़क से आने वाले जो वाहन है वो कहाँ पार्क होंगे, वो कहाँ खड़े होंगे? उस तरह की पार्किंग की व्यवस्था न बद्रीनाथ में है, न केदारनाथ के रास्ते में, गंगोत्री के रास्ते में, यमुनोत्री के रास्ते में, कहीं भी नहीं है। तो हजारों गाड़ियों के पार्किंग की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो सड़क के चौड़े होने से वो कोई लाभ उससे मिलने वाला नहीं। तो बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक खदान में 14 मई की रात फंसे 15 लोगों में से 14 को 15 तारीख को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 अन्य लोग घायल हैं। मृतक उपेंद्र पांडे चीफ विजिलेंस अधिकारी थे। हादसा 14 मई की रात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान में हुआ, जब 8 बजे के करीब कोलकाता से आई एक विजिलेंस टीम खदान से लिफ्ट के जरिए बाहर निकल रही थी। 15 लोगों से भरी लिफ्ट की चेन टूट गई और ये करीब 1800 फीट नीचे जा गिरी। एसडीआरएफ टीम की मदद से लगभग 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक की उनमें से मौत हो चुकी थी। झुंझुनू के खेतड़ी में बनी इस खदान में बीते 6 दशकों से काम हो रहा है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा निकाला जाता है, जिसे देश विदेश भेजा जाता है। खदान में नीचे जाने के लिए लिफ्ट ही एकमात्र जरिया है और यहाँ समय समय पर विजिलेंस की टीम निरीक्षण के लिए आती रहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के कर्मचारियों ने प्रबंधन से 1 सप्ताह पहले लिफ्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। ये समस्या खदानों में तो है ही, शहरों में भी लिफ्ट खराब होने या उसके फंस जाने के हादसे आम है, आप जानते हैं। हालिया कुछ हादसों पर नजर डाल लेते हैं। नोएडा में 13 मई को एक सोसाइटी है पारस टेरा, उसके लिफ्ट में लगी ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद लिफ्ट नीचे जाने के बजाय तेजी से ऊपर चली गई और 25वें फ्लोर की छत तोड़ करके रुकी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली सोसाइटी में 15 सितंबर 2023 को लिफ्ट गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। इससे पहले 11 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के ठाणे में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की लिफ्ट का तार टूटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। निर्माण काम में लगे मजदूर काम करके वापस लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। इस दौरान लिफ्ट जैसे ही 16वें फ्लोर पर पहुंची, उसका तार टूट गया था। आए दिन हो रहे इन हादसों पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही तय करनी ज़रूरी है। जवाबदेही उन एजेंसियों की जो लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फरवरी 2024 में बजट सत्र के दौरान इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक पारित किया गया था, लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल। ये बिल कानून की शक्ल ले चुका है। इसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन के लिफ्ट या एस्केलेटर का संचालन नहीं हो सकेगा। लिफ्ट या एस्केलेटर में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए जिम्मेदारी होगी एनुअल मेंटेनेंस यानी एएमसी करने वाली कंपनी या एजेंसी की। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से, जिसने 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करार दिया, साथ ही उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा रिमांड की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई और इससे गिरफ्तारी का आधार प्रभावित हुआ है, इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को कोर्ट निरस्त करता है। जमानत बॉन्ड मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर उनकी रिहाई की जाएगी। पुरकायस्थ पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रबीर पुरकायस्थ 74 साल के हैं। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से वो जेल में बंद थे। उन पर डिजिटल मीडिया के जरिए राष्ट्र विरोधी प्रोपेगेंडा करने के आरोप हैं। चीन से फंडिंग लेने के भी आरोप हैं। दिल्ली पुलिस ने इस केस में पुरकायस्थ, सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को नामित किया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पाया कि 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड आदेश पारित किया गया था, मगर उससे पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को रिमांड की कॉपी नहीं दी गई थी। इसका मतलब यह कि गिरफ्तारी का आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया गया था। प्रबीर की ओर से वकील
वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी। लाइव लॉ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल ने कहा कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया था, ये केस पूरी तरह से उसी दायरे में आता है। पंकज बंसल केस में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आरोपी को गिरफ्तारी और रिमांड के आधार की एक कॉपी देनी चाहिए। प्रबीर पुरकायस्थ की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि फैसले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के आरोप हैं। ये मामला तो यूएपीए के तहत था, इसके तहत तो आपको केवल आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना होता है। चूंकि ये पीएमएलए के साथ है, इसलिए आधार लिखित में दिया जाना चाहिए। तो क्या मुझे जमानत मांगने के लिए लिखित में आधार नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस संदीप मेहता कपिल सिब्बल की दलील से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध पाई गई है, इसलिए उन्हें हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था, तो रिहाई के समय उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट में जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 15 मई के दिन दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले कई अन्य लोगों को ईमेल के जरिए डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। जिन 14 लोगों को सर्टिफिकेट अभी जारी किए गए हैं, उनमें अर्जुन, लक्ष्मी, चंद्रकला, भावना, हरजी इन नामों के लोग शामिल हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद तमाम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। अर्जुन ने बताया कि वो मार्च 2014 में पाकिस्तान से भारत आए थे। अर्जुन की ही तरह भारतीय नागरिकता पाने वाली लक्ष्मी और चंद्रकला सितंबर 2014 में पाकिस्तान से भारत आई थी। उनसे पहले भावना और हरजी मार्च 2014 में पाकिस्तान से भारत आए थे। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि इसके बाद भी नरेंद्र मोदी लगातार हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। गृहमंत्री ने तिहाड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि मेरा मानना है कि ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अमित शाह इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि केजरीवाल अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, वो सिर्फ 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। इसके बाद उन्हें वापस जेल में जाना होगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन फॉर्म खारिज हो गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर श्याम रंगीला का नामांकन खारिज करने वाली लिस्ट में उनका नाम दिख रहा है। जो लिस्ट है जिसमें नामांकन जिनका खारिज हुआ है उनका नाम आता है, वहाँ पर श्याम रंगीला का भी नाम है। श्याम रंगीला इससे पहले नामांकन दाखिल करने को लेकर तमाम मशक्कत करने का दावा करते रहे थे, मगर 14 मई की रात को उन्होंने कहा था कि नामांकन दाखिल हो गया है। 15 मई को पता चला कि उनका ये नामांकन रिजेक्ट भी हो गया है। श्याम रंगीला ने इस पर काफ़ी कुछ कहा भी है, आप सुनिए। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे पूछताछ की। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला है टेंडर कमीशन घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का। आलमगीर आलम को आज ईडी ऑफिस में रखा गया। काफ़ी देर मेडिकल जाँच की जाएगी इसके बाद उनकी, और गुरुवार को 10 बजे सुबह उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस दौरान ईडी कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग भी करेगी। अब आज का चुनावी किस्सा। आज चुनावी किस्से में बात एक और राजनीतिक परिवार की, सिंधिया परिवार की। इसके जिक्र के साथ ही आपको नाम याद आता है विजया राजे सिंधिया का, जो कांग्रेस की टिकट से सांसद रहीं और जब कांग्रेस छोड़ करके जनसंघ में आई तो उसके संस्थापक सदस्यों में से रहीं। फिर याद आती हैं उनकी बेटियां वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं और यशोधरा मध्य प्रदेश में 4थी बार ग्वालियर से विधायक हैं। बेटे माधव राव सिंधिया 9 बार सांसद रहे। माधव राव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। और नाम याद आता है माधवी राजे सिंधिया का भी। वो विजया राजे सिंधिया की बहू रहीं, माधव राव सिंधिया की पत्नी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां थी, लेकिन फिर भी राजनीति में वो कभी सक्रिय नहीं रही। हमने ये जिक्र छेड़ा क्योंकि आज यानी 15 मई को माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।